हेलो गाइस, दिस इज यश एंड वेलकम टू फनी जी की ट्रिक। तो आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। गाइस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वहां पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलते हैं और हम लोग इसे कैटेगरी वाइज कंसेप्ट क्लियर करते हुए पिक्चर और फोटो के माध्यम से समझेंगे। और गाइस, ये गारंटी है कि आपको इस तरह का वीडियो पूरी यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो लिस्ट है अपडेट हो गई है, तो पूरा वीडियो जरूर देखना, आपको एकदम झक्कास तरीके से मजा आने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइस, वर्तमान में कौन क्या है इसे हम लोग कैटेगरी वाइज समझेंगे, बट इस कैटेगरी को देखने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से सुनो। यह है हमारी पार्लियामेंट, जिसे संसद भी कहा जाता है। इसमें होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपीज, जिसे सांसद भी कहते हैं। तो ये दोनों सदन में होते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। और ये है हमारे राष्ट्रपति, जो कि पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं यानी कि उसका भाग होते हैं, ना कि पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं। तो इसको ध्यान रखो, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि जो राष्ट्रपति है वो पार्लियामेंट का सदस्य नहीं होता है बल्कि उसका भाग होता है। तो ये जो राष्ट्रपति हैं, ये अनुच्छेद 75 के माध्यम से प्रधानमंत्री की सलाह पर संसद में एक मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन करते हैं। और इसी मंत्री परिषद में से चुने जाते हैं राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और इन्हीं मिनिस्टर ऑफ स्टेट में से चुने जाते हैं कैबिनेट मंत्री, जो कि सीनियर लेवल के मिनिस्टर होते हैं। ध्यान रखना, ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये सीनियर लेवल के मिनिस्टर होते हैं। और अगर इसमें हम लोग प्रधानमंत्री को शामिल कर दें तो इसे कहा जाता है मंत्रिमंडल, यानी कि मंत्रिमंडल को ही इंग्लिश में बोलते हैं कैबिनेट। तो यही होता है हमारा कैबिनेट। तो बेसिकली यही होती है आपकी मेन सरकार। तो देश के लिए जो भी बड़े डिसीजन लेने होते हैं वो यही कैबिनेट लेता है। तो इतना कंसेप्ट आपका क्लियर। तो यहाँ से मिल गई हमको हमारी पहली कैटेगरी, जो कि है संसद। इसमें जो है मंत्रिमंडल के सदस्यों को अलग अलग विभाग दिए जाते हैं, जैसे गृह विभाग हो गया, रक्षा विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, ठीक है। और हमारी अगली कैटेगरी आती है संस्थाएं। ये संस्थाएं 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाएं। इसमें से जो राष्ट्रीय संस्थाएं हैं ये भी 2 प्रकार की होती हैं। वो होती हैं संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल, और दूसरी होती हैं गैर संवैधानिक यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। इसके बाद हमारी ये जो तीसरी कैटेगरी है उसमें हम लोग ऐड करेंगे अन्य नियुक्तियों के बारे में, जो कि एक्स्ट्रा रहेंगी, उनको हम लोग देख लेंगे। तो इन 3 कैटेगरी को हम लोग अलग अलग देखेंगे। तो गाइस, आई थिंक इस तरह से इस टॉपिक को आप भी पहली बार पढ़ रहे होंगे और आपको अब धीरे धीरे जो है वो इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारी कैटेगरी को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संसद से रिलेटेड नियुक्तियों के बारे में। तो हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इन तीनों के नाम अगर आपको नहीं पता है तो आप सबसे पहले जाके निंजा तोड़ी और डोरेमोन देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना। अरे ये पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को भी पता है। खैर, हमारे जानने की बात यह है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके बारे में अनुच्छेद 53 में बताया गया है। उसमें कहा गया है कि जो भारतीय संघ है उसकी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद जो है आपातकालीन शक्ति से रिलेटेड है। तो देखिए, सबसे पहला अनुच्छेद है 352, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताता है। वहीं अगर हम लोग बात करें 356 के बारे में, तो 356 राज्य में आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी के बारे में बताता है। और ये तो जो है लगता रहता है, जबकि हमारी नेशनल इमरजेंसी अभी तक 3 ही बार लगी है, जो भारत पाकिस्तान और भारत चीन का युद्ध हुआ था उसके बारे में, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा अनुच्छेद आता है वो है 360, जो कि वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे देश में नहीं लगा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको ध्यान रखना। वहीं अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 63 यानी कि आर्टिकल 63 जो है वो ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वहीं अगर हम लोग अनुच्छेद 74 के बारे में बात करें तो उसके अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य में सहायता व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। यह आर्टिकल 74 में लिखा गया है। तो ये तीनों जो आर्टिकल है ना, ये सब आप लोग ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगली पोस्ट आती है उपसभापति की। तो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण, तो इनका नाम भी याद रखना, ये दोबारा जो है उपसभापति बने हैं। इसके बाद आते हैं राज्यसभा के महासचिव, तो इनका नाम है श्री पीसी मोदी। तो श्री पीसी मोदी जो हैं ये अभी रिसेंटली बने हैं, इनका नाम भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, तो ये जो है विपक्ष के नेता हैं। और राज्यसभा से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 80। तो अनुच्छेद 80 को आप याद रखना, ये राज्यसभा से संबंधित है। वहीं अगर हम लोग बात करें राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है, विपक्ष के नेता तो हम लोगों ने देख लिया, सत्ता पक्ष के भी नेता तो होते होंगे ना।
तो वो हैं पीयूष गोयल। तो ये जो है फिर जवाब देते हैं विपक्ष के नेता को। इसके बाद बात करें हम लोग लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष कौन है, वो है ओम बिरला जो कि 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं। वहीं लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है, वो है पी थिम्बुदुरे। तो इनका काम जब स्पीकर नहीं रहता है तो फिर ये जो है लोकसभा को संबोधित करते हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है संविधान के अनुच्छेद 81 में आपको लोकसभा का उल्लेख देखने को मिलेगा। हमारे लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। और वहीं अगर हम लोग बात करें लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। और लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है, वो हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। अब बात करते हैं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है, ये हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। देखिए इनका काम क्या रहता है, ये देखिए लोकसभा के सबसे वरिष्ठ यानी कि बुजुर्ग सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नई लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने और नए सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए, याद रखना नए सदस्यों को शपथ भी जो है ये दिलाते हैं। उसके बाद अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए यानी कि उनके इलेक्शन का संचालन करने के लिए अस्थायी तौर पे जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। देखिए इनकी नियुक्ति अस्थायी तौर पर की जाती है, ये वर्ड आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं वो आपको पता चल गया। इसके बाद पहले लोकपाल कौन है, वो है पिनाकी चंद्र घोष, ये हमारे पहले लोकपाल बने हैं। इसके बाद भारत के कानून सचिव हैं अनूप कुमार मेहंदी-राता। भारत के विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। और हमारे वित्त सचिव हैं VBR सुब्रमण्यम। वहीं अगर हम लोग राज्य सचिव के बारे में बात करें तो वह है तरुण वजाव। वहीं गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। और कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा। और रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। वहीं प्रधानमंत्री के अगर हम लोग प्रधान सचिव के बारे में बात करें तो वो हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखना। सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन है, तो वो हैं अभय कुमार सिंह। वहीं सूचना एवं प्रसारण के सचिव की बात करें तो वह हैं अपूर्व चंद्र। तो इनका नाम भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही इस डिपार्टमेंट को संभालते हैं। वहीं गृह मंत्री, अब तो इनको सहकारिता मंत्री भी बना दिए गए, तो वह हैं अमित शाह जी। वहीं अगर हम लोग बात करें विदेश मंत्री कौन है तो वह है डॉक्टर एस जयशंकर। अरे रक्षा मंत्री कौन है, वह श्री राजनाथ सिंह जी। और वित्त मंत्री, अब तो इनको कॉर्पोरेट मामले का मंत्री भी बना दिए गए, वह है निर्मला सीतारमण जी। हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम और उद्यम मंत्री कौन है, वो है नारायण तुतू राणे। तो MSME के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, नारायण तुतू राणे। इनका नाम भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री और आयुष मंत्री कौन बने हैं, सर्बानंद सोनोवाल। तो इनका नाम भी याद रखना। नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये जो है नागरिक व उड्डयन मंत्री बने हैं। सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी जी। वहीं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री बने हैं पुरुषोत्तम रूपाला। और खेल, सूचना प्रसारण मंत्री और युवा मामले के मंत्री कौन बने, अनुराग ठाकुर। तो ये खुद युवा मंत्री हैं तो इनको युवा मामला दिया जाएगा क्योंकि ये अच्छे से समझते हैं युवाओं के बारे में। इसके बाद इस्पात मंत्री कौन है, रामचंद्र प्रसाद सिंह। वहीं विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री हैं राजकुमार सिंह। और कपड़ा, वाणिज्य व उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं पीयूष गोयल। तो वेरी इंपॉर्टेंट मंत्री हैं, इनको आप ध्यान रखना, ठीक है। कृषि व किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। इसके बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार जी। तो इनको हम लोगों ने प्रोटेम स्पीकर में भी पढ़ा था, तो प्रोटेम स्पीकर भी हैं और ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भी हैं। शिक्षा मंत्री, कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। वहीं जनजातीय मामले के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, क्योंकि ये जो है मुंडा जनजाति से ये खुद ट्राइब हैं इसलिए इनको जो है जनजातीय मामले के मंत्री बनाए गए हैं। वहीं महिला व बाल विकास मंत्री व स्वच्छ भारत मिशन की मंत्री हैं सास भी कभी बहू की फेमस जो किरदार हैं वो स्मृति ईरानी जी। तो इनको जो है महिला और बाल विकास मंत्री व स्वच्छ भारत मिशन का मंत्री बनाया गया है। वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं और रसायन व उर्वरक मंत्री हैं मनसुख मांडविया। वहीं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। रेल तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस व शहरी विकास व आवास मंत्री हैं हरदीप पुरी। इसके बाद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री यानी कि जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है उसको देखते हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी।
वहीं ग्रामीण विकास और पंचायती राज के मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी, और कानून व न्याय मंत्री हैं किरण रिजिजू जी। वहीं भारी उद्योग मंत्री हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, व संसदीय मामलों के मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी। वहीं अगर हम लोग बात करें संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री हैं जी किशन रेड्डी जी। तो ये थे हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल और संसद से रिलेटिव जितने भी नियुक्तियां थी वो हम लोगों ने देख ली है। तो अब हम लोगों ने एक कैटेगरी खत्म कर ली संसद। अब हमारी दूसरी कैटेगरी आती है संस्थाएं। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में, जो कि दो प्रकार की होती है, संवैधानिक और गैर संवैधानिक। तो सबसे पहले बात करते हैं संवैधानिक संस्थाओं के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, जो कि हैं के वेणुगोपाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना। बेसिकली ये कौन होते हैं? ये होते हैं सरकार के वकील। सरकारी वकील नहीं होते, ध्यान रखिए मैं वर्ड क्या बोल रहा हूँ। ये होते हैं सरकार के वकील, सरकारी वकील नहीं होते हैं। सरकार के तरफ से कोई भी केस लड़ना होता है सुप्रीम कोर्ट में, या सरकार का पक्ष जो रखते हैं वो यही रखते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 76 में आपको इनका उल्लेख देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनका नाम है, आप याद रखना, के वेणुगोपाल हमारे अटॉर्नी जनरल हैं। वहीं हम लोग बात करें नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि केग कौन है? वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें नंबर के बने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, इनका पद आपको ध्यान रखना है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक आपको इनका उल्लेख देखने को मिलेगा। इनका बेसिकली काम क्या होता है? ये एक गार्ड की तरह काम करते हैं। ये देखते हैं कि सरकार पैसा कहाँ खर्च कर रही है, कहाँ कम खर्च कर रही है, कहाँ पे ज़्यादा खर्च कर रही है। तो एक तरीके से ये जो है सरकार को देखने का काम करते हैं, उनके रेवेन्यू को चेक करने का काम करते हैं। सरकार जितने भी घोटाले वगैरह करती है ना, वो जो खोल के बताता है अच्छे से, वो ये केग ही बताते हैं। सरकार के घोटाले को यही बताते हैं। ठीक है, इनको जो है वॉच डॉग भी कहा जाता है। वॉच डॉग वर्ड याद रखना, पूछा जाएगा कि वॉच डॉग कौन है? वो है केग है। तो हमारी CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, तो ये जो है ये अभी नई बनी है, ये है सोनाली सिंह, ये 26वें नंबर की बनी है। और ये जो है संविधान में इनका उल्लेख नहीं देखने को मिलेगा, जैसे कि केग है, ये सब जो है आपको संवैधानिक संस्था है, लेकिन ये CGA ये संवैधानिक संस्था नहीं है। ओके, ये आप ध्यान रखना। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो वित्त मंत्रालय है, उसके अंदर आती है। मैंने यहाँ पर कंपैरिजन में इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, वो CAG और CGA दोनों को एक मान लेते हैं, लेकिन दोनों अलग चीज़ें। बेसिकली CGA का काम ये रहता है कि जो गवर्नमेंट जितना भी खर्चा करती है उसको किस तरीके से देखना है, या किस तरीके से मैनेजमेंट करना है कि कहाँ पर कितना खर्चा होगा, कहां पर कितना कम होगा, तो वो सब ये जो है ये देखती है। तो ये वित्त मंत्रालय के अंदर आती है। और अगर हम लोग देखें कि इनडायरेक्टली किस आर्टिकल से ये जुड़ा हुआ है, तो ये अनुच्छेद 150 से ये जुड़ा हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना, ये नई पोस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमारी नई CGA कौन बनी है? सोनाली सिंह। वहीं अगर हम लोग बात करें वित्त आयोग के जो CEO हैं वो हैं श्री NK सिंह, जो कि 15वें नंबर के बने हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 में इनका उल्लेख देखने को मिलेगा। वहीं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन बने हैं वो हैं प्रदीप कुमार जोशी। हमारे संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक आपको जो है UPSC के बारे में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वो हैं सुशील चंद्रा। और वहीं अगर हम लोग निर्वाचन आयुक्त के बारे में बात करें तो वो दो हैं, राजीव कुमार और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे जी। वहीं अगर हम लोग बात करें हमारे इलेक्शन कमीशन के बारे में, हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक बताया गया है। यहाँ पर ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष रहता है। देखिए जनरली हमारे माइंड में रहता है कि सबका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और बाकी के जो निर्वाचन आयुक्त हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ये ध्यान रखना है आप लोग को। और जो आर्टिकल है ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये थी हमारी संवैधानिक संस्थाएं। अब हम लोग बात करते हैं गैर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में। तो ये भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है वैधानिक यानी कि स्टेचुटरी, दूसरी होती है गैर वैधानिक यानी कि नॉन स्टेचुटरी। ये जो वैधानिक संस्थाएं ये भी दो प्रकार की होती है, नियामक निकाय और अर्ध न्यायिक निकाय। नियामक निकाय यानी कि रेगुलेटरी बॉडी, जिससे इसमें बहुत संस्थाएं आती हैं जिनको रेगुलेट किया जा सकता है। और अर्ध न्यायिक निकाय में आती हैं आपकी क्वासी जुडिशियल बॉडी, जिनको जो कि कोर्ट की तरह काम करती हैं, छोटे मोटे जो प्रॉब्लम होती हैं उसको सॉल्व कर देती हैं। ओके, तो ये जो रेगुलेटरी बॉडी हैं इसमें आती हैं IRDAI, नाबार्ड, ट्राई, FSSAI, BCCI और PNGRB। तो देखिए PNGRB में UPSC में भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं अगर हम लोग अर्ध न्यायिक निकाय के बारे में बात करें तो इसमें NGT आ जाती है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आते हैं और भी वगैरह आते हैं।
तो गाइस इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा जो है शॉर्ट्स में बता दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया लग जाए इनके बारे में। इसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो ये आरबीआई है और सेबी है, ये नियामक निकाय और अर्धन्यायिक निकाय दोनों की तरफ वर्क करती है। और रिसेंटली यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया था आरबीआई के बारे में कि ये किस टाइप की बॉडी है या इसका उल्लेख आपको कहाँ मिलता है। तो इसका उल्लेख आपको संविधान में कहीं नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये गैर संवैधानिक निकाय है। ओके, ये आप ध्यान रखना। वहीं अगर हम लोग बात करें गैर वैधानिक निकाय के बारे में तो इसमें आते हैं आपके नीति आयोग आते हैं, एनडीसी आते हैं। और देखिए इसमें वो बहुत सारी कमेटी आती है जिनको स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है, बट जब उसका पर्पस खत्म हो जाता है तो फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, मतलब कि एबॉलिश कर दिया जाता है। तो ये परमानेंट भी होती हैं और नॉन परमानेंट भी होते हैं जो गैर वैधानिक निकाय होते हैं। बाकी डिटेल में हम लोग सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको जो है एक छोटा थोड़ा सा आइडिया तो लग गया होगा, कम से कम आपको जो है अब कोई भी पूछेगा तो आप उसको थोड़ा सा बता तो सकते हो। तो चलो अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैर वैधानिक निकाय के बारे में। तो इसमें आता है हमारा सबसे पहले नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उसके उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार जी और राज्य मंत्री हैं श्री राजव इंद्रजीत सिंह। वहीं अगर हम लोग बात करें इसके पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन हैं, वो हैं डॉक्टर वीके शाश्वत, डॉक्टर रमेश चंद्र, डॉक्टर वीके पॉल, इनका नाम भी याद रखना। वहीं अगर इनके जो सीईओ हैं वो हैं अमिताभ कांत, तो ये वही हैं, अभी चेंज नहीं हुए हैं, अमिताभ कांत ही इनके सीईओ हैं। अगर हम लोग बात करें इनके अपर सचिव के बारे में तो वह श्री आर रमणन, डॉक्टर शेखर बोनू और डॉक्टर राकेश शर्वाल और डॉक्टर राजेश्वर राव। तो ये थी हमारी गैर वैधानिक निकाय। अब बात करते हैं वैधानिक निकायों के बारे में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखिए आरबीआई के गवर्नर कौन है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। अभी रिसेंटली कल ही के दिन जो है इनको रीअपॉइंट किया गया 3 साल के लिए। तो अभी 3 साल तक जो है आपको इन्हीं की शक्ल दिखने वाली है, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना, जो शक्तिकांत दास हैं ये आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं, पहले भी यही थे और अभी भी यही बने हैं। इसके बाद इनके जो हैं 4 डिप्टी गवर्नर आते हैं, इनके अंडर में आते हैं, जिनका नाम है एम के जैन, एम राजेश्वर राव, डॉक्टर एम डी पात्रा और टी रविशंकर। तो इनके नाम भी आप लोग ध्यान रखना। और हमारे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी कि सीईओ बने हैं बीके त्रिपाठी, इनका नाम भी याद रखना, ये भी अभी रिसेंटली बने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बने हैं परेश रावल। एनडीए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं सिद्धार्थ सिंह, इनका नाम है सिद्धार्थ सिंह लोकजाम। तो देखिए जो एनडीए में है या जो नाडा है, इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा और ये नाडा की स्थापना जो हुई थी वो 24 नवंबर 2005 को हुई थी। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, वो हैं अरुण कुमार मिश्र। वहीं एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो महानिदेशक बने हैं वो हैं कुलदीप सिंह। हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि जो सेल के नए अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है, तो वो सोमा मंडल ने किया है। वह अध्यक्ष पद का संभालने वाली इस निकाय की जो है पहली महिला प्रमुख है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेल का फुल फॉर्म याद रखना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो सेल है इसका मुख्यालय आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा और 19 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। वहीं अगर आप लोग को ये जो सेल है ये एक महारत्न कंपनी है, बाकी की महारत्न कंपनियां भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इनकी ट्रिक है, ओएनजीसी ने एसबीआई से लोन लिया, बस इतनी सी ट्रिक है। ओएनजीसी में ओ से हो गया आपका ओएनजीसी और एन से हो गया एनटीपीसी, जी से हो गया गेल, सी से हो गया कोल इंडिया लिमिटेड, एस से हो गया सेल, बी से हो गया भेल और आई से हो गया आईओसीएल। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करिए, एक दो बार और पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये M.A. गणपति जी को। हाल ही में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI का CMD किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है अतीश चंद्रा। UIDAI के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया है, सौरभ गर्ग जी को। तो ये जो UIDAI है इसका फुल फॉर्म में याद रख लीजिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि ये जो आधार है बेसिकली वो UIDAI ने ही बनाया है, ठीक है। या जो हम लोग आधार नंबर देते हैं वो ये यूनिक आइडेंटिटी ही होती है आधार की, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में
रेशमा मारिया रॉय किस राज्य की सबसे युवा महिला पंचायत अध्यक्ष बनी है? तो वो केरल राज्य की जो है सबसे युवा महिला जो है पंचायत की अध्यक्ष बनी है। वहीं अगर हम एसबीआई के सीईओ बने हैं वो है दिनेश कुमार खर्रा, तो ये भी न्यू बने हैं, इनको ध्यान रखना। वहीं ट्राई के देखें हम लोग, ट्राई के अध्यक्ष कौन बने हैं? वो हैं डॉक्टर पीडी बघेला। एलआईसी के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर एमआर कुमार। और ऑयल इंडिया लिमिटेड के महानिदेशक बने हैं सुशील चंद्र मिश्र। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के निदेशक बने हैं गुरदीप सिंह। वहीं अगर हम लोग बात करें भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर श्री अजय सिंह। इसके बाद आते हैं हमारे अजीत कुमार मोहांती, जो कि बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के जो है निदेशक हैं। उसके बाद विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो निदेशक हैं वो नए बने हैं डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर। तो इनका नाम याद रखना गाइस, पूछा जा सकता है, ये अभी रिसेंटली बने हैं, तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं सेबी के जो नई अध्यक्ष बनी है वो हैं श्री माधवी पुरी वुज। तो गाइस ये जो है पहली महिला हैं जो कि सेबी की अध्यक्ष बनी है। ध्यान रखना गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में जो है सेबी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सेबी का जो है फुल फॉर्म है, तो इसको आप ध्यान रखना गाइस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कौन बनी है नई सेबी की अध्यक्ष? वो हैं श्री माधवी पुरी वुज। ओके, तो गाइस इनको जो है ये लिस्ट आप लोग वीडियो को पॉज करिए और आराम से पढ़ लीजिए, क्योंकि इनमें समझाने का कुछ नहीं है, आप आराम से पढ़ लेंगे तो ऐसे ही आपको थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लग ही जाएगा। अब लोग बात करते हैं डिफेंस से रिलेटेड पोस्ट के बारे में। तो हमारे जो पहले चीफ डिफेंस स्टाफ यानी कि जो सीडीएस बने थे वो थे बिपिन रावत जी। तो रिसेंटली ये जो है शांत हो गए थे, जो उनका हेलीकॉप्टर जो है एक्सपायर हो गया, वो फायर हो गया था। तो अब हम लोग बात करते हैं डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पोस्ट के बारे में। तो सबसे बड़ी पोस्ट होती है डिफेंस में, वो है सीडीएस की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो हमारे जो फर्स्ट सीडीएस बने थे वो थे बिपिन रावत। इनका नाम याद रखना गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली अभी जो है ये जो इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था तो उसमें जो है ये शांत हो गए थे। तो जो ये पोस्ट होती है ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है सीडीएस की पोस्ट। बेसिकली जो हमारी तीनों सेना होती हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों के ऊपर की जो पोस्ट होती है, जो बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं ना, तो वो इन्हीं से ही पूछ के लिए जाते थे। तो फिलहाल अभी ये जो पोस्ट है ये खाली है, इस पोस्ट पर कोई नहीं है। ओके, ये पोस्ट अभी खाली है, इस पोस्ट पर कोई नहीं है, इनके शांत होने के बाद उस पोस्ट को अभी फिल नहीं किया गया है। और हमारे जो थल सेना के प्रमुख हैं उनका नाम याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, श्री जनरल मनोज मुकुंद नरवाना। और वायुसेना के प्रमुख हैं वी आर चौधरी, और जो नौसेना के प्रमुख हैं वो हैं आर हरि कुमार। तो इन तीनों के नाम आप लोग याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वहीं हम लोग बात करें श्री सतीश रेड्डी जो हैं ये डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। वहीं श्री कुलदीप सिंह जी जो हैं सीआरपीएफ के अध्यक्ष हैं। वहीं श्री संजय अरोरा, ये अभी चेंज हुए हैं, इनका नाम याद रखना, ये आईटीबीपी के अध्यक्ष हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक हैं। ओके, श्री कुमार राजेश चंद्र जो हैं ये सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं, जो एसएसबी है उसके महानिदेशक हैं। और हमारे एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल जी, इनका नाम याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे मुख्य न्यायाधीश बने हैं एनवी रमन्ना, जो कि 48वें नंबर के बने हैं। तो इनके बारे में आप ध्यान रखना, हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और जो उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श पर की जाएगी जिनसे परामर्श करना राष्ट्रपति आवश्यक समझेंगे। तो मतलब कि आप ये समझ सकते हो कि आर्टिकल 124 है उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में या जो है न्यायपालिका के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। वहीं अगर हम लोग बात करें हमारे जो लोकपाल बने हैं वो पिनाकी चंद्र घोष हैं, इनके बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। वहीं आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इन चार के नाम आपको याद रखना है, क्योंकि पहली बार इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में 4 महिलाओं को जो है जज के रूप में एंट्री मिली है। तो इनका नाम याद रखना, वो है जस्टिस इंदिरा बनर्जी, हिमा कोहली और बीवी नागर रत्ना और वेली त्रिवेदी। ठीक है, इन चारों के नाम आप रट लेना, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। वहीं हम लोग कुछ और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जैसे बात करें नासा की, नासा का फुल फॉर्म आपको याद रखना है नेशनल, चलिए बात करते हैं कुछ और संस्थाओं के बारे में। तो नासा का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1998 में हुई थी, 58 में हुई थी,
और सेम इसी के कंपैरिजन में हमारे यहाँ पर डीआरडीओ है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म याद रखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी के पहले जो है हमारे यहाँ डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। ओके, और जो नासा का आपको मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा और उसके अध्यक्ष थे बिल नेल्सन। और जो डीआरडीओ है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके जो अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी हैं। तो इनकी इमेज आप देख सकते हो। वहीं इसरो के नए अध्यक्ष बने, पहले थे के सिवन, जो के सिवन थे वो हट गए हैं और अब नए सीईओ बने हैं, वो हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। तो इनका नाम आप याद रखना गाइस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो इसरो हैं, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, वो हैं डॉक्टर एस सोमनाथन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और इसका मुख्यालय आपको बेंगलोर कर्नाटक में देखने को मिलेगा। इसरो का फुल फॉर्म याद रखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अन्य नियुक्ति के बारे में बात करते हैं। देखिए जो बेसिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब हम लोग अन्य नियुक्तियों को भी देख लेते हैं। व्हाट्सएप ने किसे शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, वो है परेश विलाल। वहीं फेसबुक ने किसे शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, तो वो है स्फूर्ति प्रिया, हमारे इंडिया में। ठीक है, हाल ही में अमेजॉन कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं, वो है एंडी जेसी। वर्तमान में रो यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अध्यक्ष कौन बने, सामंत कुमार गोयल। हाल ही में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है, तो वह है मोंटेक सिंह लुवालिया को शामिल किया गया है। तो गाइस ये थी कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है और आप लोगों को मालूम है कि मेरे वीडियो की क्वालिटी और बाकी की वीडियोस की क्वालिटी आप लोग खुद देख के ही बता सकते हो, मैं क्या बताऊं। तो आपको अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना। प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और अपने दोस्तों का भला करने के लिए इस वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि उनको भी पता चल सके कि फनी जी के ट्रिक नाम से कोई चैनल भी है, तो उनको पता चलेगा तो वो भी आएंगे, वो भी देखेंगे, तो मज़ा आएगा अच्छे से। तो चलिए इसी तरह के मैं वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।